हमारे टॉपिक का नाम है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि हमारे इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे वो सर्विसेज आम जनता तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानना है। वैसे तो प्राइमरी हेल्थ केयर कैसे डिलीवर करना है वो हमें ज़्यादा जानना है, उसके बारे में हम ज़्यादा देखेंगे, बट ओवरऑल भी सर्विसेज का सेटअप क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हम सबको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से और स्टडी के हिसाब से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं कि जो कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, कोई भी स्वास्थ्य संगठन है, उसको यदि अपनी सर्विसेज प्रभावी तरीके से समाज में, सोसाइटी में प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करना होगा, एक तंत्र डेवलप करना होगा कि सुपरवाइज़र कौन होगा, कौन एक्चुअली काम करेगा, कौन उसके लिए प्लान करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक रिटर्न में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं कि सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, तो बढ़िया सिस्टम हो, इसके लिए क्या किया गया है कि इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सा? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से काम हेल्थ से संबंधित देखती है या करती है। सेकंड नंबर पर हम स्टडी करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट स्टेट लेवल, कि हर स्टेट अपने वहाँ पर कैसे हेल्थ सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अच्छा, अब स्टेट लेवल में आप लोग देखेंगे कि एक हम मॉडल स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट दिल्ली के हैं, उससे थोड़ा सा वो अलग हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का जो सेटअप है वो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम अलग है। बाकी अदर स्टेट्स में वो वैसा ही होगा जैसा हम अभी स्टडी करेंगे। तो जो दूसरे स्टेट से आए हैं आप लोगों का जो सेटअप होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ होगा जो यहाँ पर अपने लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम तो स्टेट्स ही हैं अपने यहाँ पे। ठीक है ना, तो दिल्ली का थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट एक्चुअल एक स्टेट का वैसा होना चाहिए जो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि सेंट्रल लेवल पर क्या है। तो सेंट्रल लेवल पर आपको पता ही होगा कि पूरे देश में कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ होता है? देश की राजधानी में। ठीक है, तो यहाँ पर बैठकर पूरे इंडिया का सेटअप सुपरवाइज किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर इसमें हेल्थ सिस्टम की बात करें, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखते ही हैं, हेल्थ सिस्टम की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ सुपरवाइजर और या हेल्थ सर्विसेज इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 ऑफिशियल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एट सेंट्रल लेवल वी हैव 3 ऑफिशियल ऑर्गन्स विच आर एट टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। हेल्थ का जो टॉप सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 सेटअप हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकंड नंबर पर आता है DGHS, और थर्ड नंबर पर आता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे। जैसे सबसे पहले है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे ही हेल्थ के लिए हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखें तो हेड कौन होगा इस मिनिस्ट्री का? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है ना, हेल्थ का कैबिनेट मिनिस्टर एक होगा जो पूरे इस सिस्टम का हेड होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ठीक है ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ठीक है, और ये कौन होता है? ये रूलिंग पार्टी का एक MP होता है जिसको हम चुन के भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो मिनिस्टर का काम देखता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ें। उसकी हेल्प के लिए 2 मिनिस्टर्स और होते हैं जिनको थोड़ी कम पावर होती है। जिसको पावर कम होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एनी आइडिया? एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको ज़्यादा पावर होती है, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट
नाम सुना होगा ना, राज्य मंत्री है ना, तो उनके पास थोड़ी सी कम पावर होती है, वो उनको असिस्ट करने के लिए होती है, ठीक है ना। कुछ काम हेल्थ का उनको भी दे दिया जाता है। तो नॉर्मली हमारे इंडिया में एक मिनिस्टर होता है और 2 स्टेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, जो इसकी मिनिस्ट्री को देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेक्रेटरीज होंगे, ठीक है। मिनिस्टर को हेल्थ का इतना नॉलेज नहीं होगा या तो उनकी हेल्प के लिए आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उसमें एक तो होगा प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है, और उसके अलावा एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है और कुछ जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, 4-5 जॉइंट सेक्रेटरी जो होंगे जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे जॉइंट सेक्रेटरी मलेरिया का अलग हो सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का अलग हो सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ का अलग हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे। जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन का अलग हो सकता है, जो मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन देखे, है ना। तो इस प्रकार डिफरेंट जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे और उनके नीचे फिर कौन होंगे, एनी आइडिया? उसके नीचे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, ठीक है ना, जिसमें क्लरिकल स्टाफ होंगे, एक अंडर सेक्रेटरी भी आता है उनके बाद में, है ना। अंडर सेक्रेटरी होंगे और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा जिसमें क्लरिकल स्टाफ होंगे, एओ होगा, एसओ होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वहाँ पर वो काम करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करें अपने इंडिया की, तो यहाँ का जो हेड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, वो कहाँ पर है? आप लोगों ने सुना होगा निर्माण भवन, है ना। तो निर्माण भवन वहाँ पर हेड ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, मिनिस्टर भी वहाँ बैठते हैं, सेक्रेटरीज भी वहाँ बैठते हैं और पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा वहाँ का चलता है। तो ये तो हो गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की कौन कौन होते हैं जो वहाँ काम कर रहे होते हैं। अब होता है कि काम करते क्या हैं वो लोग, ठीक है ना। तो उसकी एक पूरी लिस्ट है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखती है पूरे इंडिया में, क्योंकि हेल्थ का वैसे मैटर स्टेट का होता है, बट कुछ ऐसे हेल्थ के काम होते हैं जो ओनली स्टेट के लिए दिए हुए, ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है ना। जैसे आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हुआ एग्जाम्पल, पल्स पोलियो प्रोग्राम हुआ, ये सारे वहीं से ही बन के आते हैं और फिर उनको हर स्टेट अपना अपना इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। सेकेंड फंक्शन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। पूरे देश में कहीं भी फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है? खाने में मिलावट, है ना। तो मिलावट को रोकने के लिए जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएंगी वो सारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री बनाएगी। इसके अलावा कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। जो भी मेडिसिन वगैरह बनेगी ड्रग्स से संबंधित, जो भी उनका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करते हैं, वो अपना अलग से कोई रूल नहीं बना सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना और इसको इम्प्लीमेंटेशन करना वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैसे करती है, कोई आइडिया? डायरेक्ट करती है या इनडायरेक्ट करती है? मेडिकल एजुकेशन को इनडायरेक्ट करती है। किसके थ्रू? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार नर्सिंग का भी करती है, जिसमें नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू करती है ना, आईएनसी के थ्रू। तो अभी वो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो थोड़ा चेंज होके मेडिकल कमीशन बन गया है ना, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। मेडिकल काउंसिल खत्म होके मेडिकल कमीशन बन गया है। तो कमीशन डायरेक्ट करता है बट उसको इनडायरेक्ट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो मेडिकल एजुकेशन को भी रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री। इसके अलावा और फंक्शन देखें तो हेल्थ इंटेलिजेंस एंड सर्वे एक्टिविटीज़। हेल्थ इंटेलिजेंस और सर्वे एक्टिविटी का क्या मतलब है कि नॉर्मल हमारा काम तो चलता ही रहता है, बट कुछ एक प्रकार के जासूस उनके वो घूमते रहते हैं पूरे देश में, जो सर्वे करते रहते हैं कि कोई नई बीमारी का उद्भव तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ टीबी का चल रहा है, क्योंकि उसमें वो सर्वे करते रहेंगे कि कहीं से कोई ज़्यादा केस तो नहीं आ रहे, कहीं कोई नया वायरस तो जन्म नहीं ले रहा। तो वो क्या है कि एक प्रकार की उनकी जैसे सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना। तो ऐसे ही हेल्थ के लिए भी उसका पता लगाना बीमारियों का एडवांस में, उसके लिए गुपचुप सर्विलेंस और सर्वे एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं।
तो वो उसको भी कौन करता है? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ही करती है कि कैसे उसको करवाना है ना। अच्छा, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है ना। हमारे आपको पता ही होगा कि हमारे देश में एक नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत पुराने समय से मेडिसिन से संबंधित बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो उसका जो कंट्रोल है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ कहाँ पर है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी? कभी नाम सुना है? भैया रिटायर होने वाले हैं, मेडिसिन में है तो हमें पता होना चाहिए। वी हैव नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इन कोलकाता, ठीक है ना। क्योंकि बहुत पुराने टाइम में जब कैपिटल अपनी उधर ही थी, जब ये अंग्रेज लोग थे, है ना, तो वहीं उस समय की ही वो वहाँ पर सेट की हुई है। तब से जो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है हमारी कोलकाता में ही है, उसको शिफ्ट नहीं किया गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर है, और पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। सैलरी वगैरह सारी यहाँ से जाती है उनकी, है ना। काफ़ी स्टाफ है वहाँ पर जो उसको देखता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS का नाम सुना होगा, है ना। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो वहाँ से सर्विसेज लेते हैं, तो CGHS का भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, मिनिस्ट्री करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए कोई भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेना है, कोई मेडिसिन मंगवानी है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, तो वो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री ही करेगी। डायरेक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट या वो नहीं करते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा और यदि फंक्शन देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पोर्ट क्वारंटीन, पोर्ट क्वारंटीन को रेगुलेट करना, किसको करना है किसको नहीं करना, कैसे करना है, वो सारे रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना। पोर्ट क्वारंटीन, क्वारंटीन वर्ड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कब सुना था? कोविड के टाइम में, है ना। तो क्वारंटीन का मतलब होता है कि अलग करना, कब तक के लिए? जब तक कि वो इन्फेक्टिव है, टिल ही कैन स्प्रेड इन्फेक्शन, ठीक है ना, या उसमें साइन सिम्टम आ नहीं जाते। और पोर्ट क्वारंटीन वर्ड क्यों है? क्योंकि नॉर्मली हम ये करते हैं जब बाहर से कोई लोग आते हैं, विदेशी लोग, और उनके देश में कोई बीमारी फैली हुई है ना, या अपने यहाँ से कोई विजिट पे गया हुआ है, वहाँ बीमारी है, अब वो लेके ना आ गया हो, तो उसके लिए हम उसको पोर्ट पे ही क्वारंटीन करते हैं। तो पोर्ट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक मेडिकल रूम वगैरह होंगे, वहाँ पर कुछ समय के लिए उस बीमारी के जो व्यक्ति बाहर से आए उसको वहाँ पर रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें उस बीमारी के कोई सिम्टम तो नहीं आए। अगर सिम्टम आए तो उसकी जांच करेंगे, नेगेटिव होगा तो उसको बाहर निकलने देंगे। तो वो जो पीरियड होगा जब तक उसको वहाँ रोका गया है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्वारंटीन, है ना। तो उसका सिस्टम भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपना पोर्ट क्वारंटीन लागू नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी कि किस बीमारी के लिए करना है और नहीं करना, कितने दिन का करना है, वो सारा वो डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है ना। बाहर जाते हैं लोग, वहाँ से यहाँ आते हैं, इंटरनेशनल जो फ्लायर्स हैं, तो उनको जाने की परमिशन देना और आने की परमिशन देना, वीज़ा वगैरह देना, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ लेबर इन वर्किंग इन द माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, तो बड़े बड़े जो भी कहीं भी अगर कोई ऑयल फील्ड्स है जहाँ से तेल निकल रहा है, या जो बड़ी बड़ी माइंस हैं जैसे कोल माइंस हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की हेल्थ का भी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी लेबर का कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लो, झारखंड में बहुत सारे आपने सुना होगा, उस छत्तीसगढ़ साइड में वहाँ पर कोल माइंस है, तो वह है तो उस स्टेट में, बट वहाँ के जो लेबर है उनका सारा हेल्थ का जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है ना। और जहाँ भी ऑयल फील्ड्स हैं, जहाँ ऑयल निकलता है, वहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है हेल्थ सिस्टम, है ना। इसके अलावा कोऑपरेशन विद द स्टेट्स एंड अदर मिनिस्ट्रीज फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ मिनिस्ट्री अलग, दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री हुई, लेबर डिपार्टमेंट हुआ, उन सब के साथ कोऑपरेशन करना, और जो अदर स्टेट्स हैं उन सब के साथ कोऑपरेशन करने का काम भी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री करती है, ठीक है ना। अच्छा, इतने सारे काम एक्चुअली सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो ऑफिशियल ऑर्गन आता है वो क्या है? DGHS,
ठीक है। DGHS क्या है, आपने नाम सुना होगा, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है ना। तो DGHS एक अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री के अंडर में ही काम करता है वो। बट यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, टेक्निकल होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा जो MP है, जो हेल्थ मिनिस्टर बना, वो भी टेक्निकल नहीं है, मेडिसिन डिपार्टमेंट का नहीं है, वो एक इलेक्टेड MP है। और जो हेल्थ सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो भी IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो वो भी इस लाइन के नहीं है, मेडिकल फील्ड के। तो मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं वो DGHS से शुरू होते हैं। और इसमें पूरा हेड कौन होता है, उसका इंचार्ज DGHS, वो ये उसकी पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, ठीक है ना। तो ये पूरे देश में एक ही पोस्ट होती है और कोई भी एक सीनियर डॉक्टर इसके लिए सेलेक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो उसकी कुछ वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, तो वो एक टेक्निकल एडवाइज़र होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए हेल्थ से संबंधित, और पूरे हेल्थ सिस्टम को वो हेड करता है। अच्छा, अगर हम उसके असिस्टेंट के लिए अगेन एडिशनल डायरेक्टर होगा और डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे, जॉइंट डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। वो भी सारे मेडिकल फील्ड से होंगे, ठीक है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो जॉइंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर होते हैं वो अलग 5-6 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनको अलग अलग काम दे दिया जाता है। जैसे पोलियो का देखने के लिए एक अलग जॉइंट डायरेक्टर पोलियो हो सकता है, डिप्टी डायरेक्टर पोलियो हो सकता है, डिप्टी डायरेक्टर NRHM हो सकता है, डिप्टी डायरेक्टर ट्यूबरक्यूलोसिस, डिप्टी डायरेक्टर एड्स, डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ, है ना। ये इस टाइप के वो काम वो अलग सेपरेट अपना करेंगे, बट रिपोर्ट किसको करेंगे, DGHS को, क्योंकि वो हेड तो वो एक ही है, ठीक है। इस प्रकार एक इनका सिस्टम होता है। इनके इस काम के हेल्प के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए इनके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जिसमें अंडर सेक्रेटरी, AO, SO ये सारे भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हेड ऑफिस है हमारा DGHS वाला, ये भी कहाँ है, निर्माण भवन में ही है, ठीक है ना। निर्माण भवन में कुछ रूम्स उनको दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका काम क्या होगा, फंक्शंस ऑफ DGHS क्या है कि जो भी पॉलिसी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाई उनको इम्प्लीमेंट करने का काम ये करेगी। क्योंकि मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्स वगैरह वो खुद तो करेंगे नहीं, वो तो वहाँ तो मीटिंग्स होंगी और वो पॉलिसीज़ बना देंगे जो हमने अभी पढ़ी, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए DGHS को दे दिया जाता है कि अब आप इसको लागू कर दो। तो वो सारा एक्चुअल में काम DGHS ही करता है। सारे के सारे काम जो अपने ऊपर पड़े वो सब इनके भी होंगे, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट तो इन्हीं को ही करना है। चाहे वो अगर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बना दिया तो वो DGHS के पास ही आएगा और वो आगे इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये सारी एक्टिविटी DGHS करता है। तीसरा सिस्टम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसके भी अंडर आती है, ठीक है ना। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या है कि ये एक स्पेशल काउंसिल है जिसका सेटअप किया गया था अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1952, 1952 में इसको बनाया गया था। काम क्या है कि टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एडवाइस टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रोमोटिंग कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो जैसे हमने अभी स्टडी किया, देखा, समझा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने प्लान बनाती है, बट एक्चुअली हेल्थ का मैटर तो स्टेट का है, स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है उसके बाद में। तो स्टेट और सेंटर के बीच हेल्थ के मामलों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेट्स के जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेटेड रखती है और उनके साथ अपने लेटर भेजती रहती है, उनको रिसीव करती रहती है, ठीक है ना। इसके जो फंक्शंस हैं उनको यदि हम डिटेल में देखें तो उसमें सबसे पहला आता है कि टू कंसीडर एंड रेकमेंड ब्रॉड आउटलाइन ऑफ पॉलिसी इन रिगार्ड टू द मैटर्स कंसर्निंग हेल्थ, एनवायरनमेंट, हाइजीन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। अब ये एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे होते हैं, तो जो भी पॉलिसी लानी है मिनिस्ट्री लाएगी वो लगातार ये लोग स्टडी करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो ये बना के और रिकमेंडेशन के लिए मिनिस्ट्री को भेज देते हैं, ठीक है ना। तो इनका काम है रिकमेंड करना कि नई कौन सी ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो हमारे भारत में हेल्थ सर्विसेज को ऊपर उठा सके, ठीक है ना। तो एक बार की ये समझ सकते हैं कि एडवाइजरी कमेटी होगी, ठीक है ना। तो ये लोग लगातार ये काम करते रहते हैं
कि क्या नई पॉलिसी या क्या नया प्लान हम लेके आए जिससे हेल्थ को ऊपर उठाया जा सके, और फिर ये प्लान रिकमेंडेशन के लिए किसको भेज देंगे, किसको भेजेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, मिनिस्ट्री को भेज देंगे, मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर देगी, कानून बना देगी। तो इसके पास कानून बनाने का वो नहीं है, पावर नहीं है, बट दे कैन रेकमेंड, वो सुझाव दे सकती है ना। दूसरा है टू मेक प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कोई भी नया कानून बनाना है जिससे हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए भी ये रिकमेंडेशन करती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे पीएनडीटी एक्ट आया था, है ना, तो पीएनडीटी एक्ट बनाना है, इसका सुझाव ये कमेटी देती है। ऐसे ही अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई टोबैको को स्टॉप करने के लिए या कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो नुकसानदायक है, उसको स्टॉप करने के लिए कोई कानून बनाना है, तो ये कमेटी रेकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये काम हो गया इसका। इसके अलावा टू मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल ग्रांट इन एड फॉर द हेल्थ पर्पज टू द स्टेट। अब स्टेट को यदि ग्रांट इन एड देनी है, यानी कुछ पैसा देना है कोई हेल्थ संबंधित एक्टिविटी इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो ये काउंसिल करेगी। ठीक है ना, जैसे काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी हैं, और इसके अलावा भी वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, बट उसके लिए फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो वो फंड कितना देना है, किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है, कब कब देना है, वो सारा डिसाइड ये काउंसिल करेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पहले अपना बजट बना के एस्टिमेट इस काउंसिल को भेजेगी, और ये काउंसिल उसको स्टडी करके कि हाँ सही है, इतना तो मिलना चाहिए, वो फिर रेकमेंड करके मिनिस्ट्री को देती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक रेगुलेशन या मॉनिटरिंग का काम हो गया, एक कोऑर्डिनेशन का काम ये कमेटी करती है। ओनली फॉर हेल्थ मैटर्स, केवल हेल्थ से संबंधित मामलों के लिए, है ना। और क्या है, टू एस्टेब्लिश एनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टेड विद अप्रोप्रिएट फंक्शंस फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगेन वही हेल्थ मैटर में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कोऑपरेशन करना है, कोई भी नई कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनानी है, तो उसके लिए भी ये काउंसिल काम करती है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। अब यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में अलग से आ जाता है। ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है कि चलो एक्सप्लेन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। बट कई बार ये पूछ लेते हैं कि ओके राइट द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल, तो हमें ये यहाँ तक का लिख के छोड़ देना है। सेंट्रल लेवल पे हमारे 3 ही पार्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, DGHS और सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो पूरा पूछते हैं तो फिर हमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का भी बताना पड़ेगा, है ना। तो स्टेट का यदि देखें तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स। तो जितने भी स्टेट हैं, स्पेशली दिल्ली को छोड़ के, वहाँ पर ये 2 सिस्टम काम करते हैं। यू विल नो बेटर कि स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है और एक स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट होता है। ठीक है ना, यहाँ भी है बट यहाँ कुछ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और भी काम करती है। ठीक है ना, तो एक तो मिनिस्ट्री हो जाएगी स्टेट की, हेल्थ मिनिस्ट्री, और दूसरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टरेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ दिल्ली में भी है और अलग स्टेट्स में भी डायरेक्टर होता है, जो नॉर्मली काम होते हैं ये उसकी कैपिटल में। तो आपके स्टेट का जो कैपिटल होगा वहाँ ये मिनिस्ट्री होगी और वहाँ का DHS होगा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस होगा, और ऐसा ही अपने यहाँ भी है। ठीक है ना, तो यहाँ का DHS किस जगह है, कोई आइडिया? जैसे पूरे इंडिया का DGHS तो यहाँ हो गया निर्माण भवन में, दिल्ली का DHS डायरेक्टर है ओल्ड सेक्रेटरी, हाँ ओल्ड सेक्रेटरी में बैठेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे वहाँ पर होंगे। अच्छा, जो फंक्शन है इनका वो लगभग सेम इसी सिस्टम में आता है जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टडी किया। तो वो अगर आपने याद कर लिया तो कुछ कुछ इसमें लिख सकते हैं, बट जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है ना, जैसे क्वारंटीन वगैरह और वो रेगुलेशन ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, वो चीज़ें नहीं आएंगी, बट कुछ कुछ आएगा। क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में हम ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सेम है कि सेंट्रल जो स्टेट मिनिस्ट्री है उसमें भी एक हेल्थ मिनिस्टर होता है जो स्टेट का होगा। ठीक है ना, और अगेन उसकी हेल्प के लिए भी 1 या 2, कुछ स्टेट्स में 1 होते हैं, कुछ में 2 होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हेल्थ के होंगे। ये पूरे उस
मिनिस्ट्री के हेड होंगे हेल्थ के, है ना। अच्छा, उनके असिस्टेंस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी मोर देन वन होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। और उनके असिस्टेंस के लिए अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, जिसमें अंडर सेक्रेटरी, एसओ, सेक्शन ऑफिसर, एओ, डबल एओ, आजकल एग्जीक्यूटिव्स भी आने लगे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, ये सारे वहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। अगेन काम क्या करेंगे ये भी पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। ये कुछ रूल्स बनाएंगे जो हेल्थ को कैसे अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में, ठीक है ना। हर मैटर का, बट होगा ओनली फॉर द स्टेट, पूरे देश के लिए नहीं हो सकता, है ना। तो उसमें चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, चाहे नर्सिंग एजुकेशन है, चाहे वो पब्लिक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना, वो सारा काम वहाँ की मिनिस्ट्री का होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका ऑफिशियल होता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस। इसका हेड कौन होता है? डायरेक्टर हेल्थ सर्विस। वो भी एक ये टेक्निकल पर्सन होगा, एक डॉक्टर होगा उस स्टेट का सिलेक्टेड, जो टेक्निकल एडवाइज़र होगा हेल्थ से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। और उसकी असिस्टेंस के लिए अगेन एडिशनल डायरेक्टर होगा एक, जॉइंट डायरेक्टर्स होंगे मोर देन वन जॉइंट डायरेक्टर, और कुछ स्टेट्स में मिशन डायरेक्टर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होते हैं। कई जगह तो जॉइंट डायरेक्टर को ही वो काम दे दिया जाता है, अदरवाइज कुछ जगह मिशन डायरेक्टर के नाम से होते हैं जो अलग अलग काम को देखते हैं। जैसे कुछ लोग एनआरएचएम का देखेंगे, एक जना एनआरएचएम देखेगा, एक जना पोलियो देखेगा, एक जना पब्लिक हेल्थ देखेगा, एक जना हॉस्पिटल्स देखेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट या मिशन डायरेक्टर, एनआरएचएम, ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। वो सारे भी क्या होते हैं? डॉक्टर्स ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उनके अंडर में अच्छा ये जो स्टेट डायरेक्टरेट है उनमें भी अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, जिसके अंदर ये जो सेक्शन ऑफिसर हैं, एओ हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है, वो सारे होंगे और वो अपना काम करेंगे। अब काम में क्या डिफरेंस है डीएचएस के और उसमें? सेम वही है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में था कि मिनिस्ट्री तो जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, बट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? डीएचएस, ठीक है ना। तो डीएचएस उसको अलग अलग हॉस्पिटल से संबंधित काम है तो हॉस्पिटल वालों को भेज देगा, कम्युनिटी वालों का काम है तो कम्युनिटी के लिए भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग वो अपना काम करेंगे। और एक्चुअल जो काम होता है वो कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि ये लोग भी अपना वहाँ बैठे होंगे, जस्ट लेटर बनाया और भेज दिया डिस्ट्रिक्ट को, तो हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट में हमारे पास आता है कि ये तो फंक्शंस हो गए जो अभी हमने पढ़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे का, ठीक है ना। तो एक्चुअल जो काम करना है वो कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट वाले। अब डिस्ट्रिक्ट पे यदि हम चलें तो हेड, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? हु इज़ द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट? डीएम होगा, है ना। एक कुछ स्टेट्स में इसको कलेक्टर बोलते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, ठीक है ना। कलेक्टर क्या करता है? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो पूरा हेड होता है हर एक्टिविटी का, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो या जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ओके वो। और हेल्थ का काम देखने के लिए कौन होगा? है नहीं, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, और इनकी हेल्प के लिए एसडीएम वगैरह होते हैं, है ना, वो भी आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं। बट हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट का काम देखने के लिए कौन होगा? सीएमएचओ, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। कुछ जगह सीएमएचओ होता है और कुछ जगह सीएमओ होता है, ठीक है ना। चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉर द स्टेट, फॉर द डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डॉक्टर होगा और वो सारी एक्टिविटी वहाँ पर देखेगा। अगेन सीएमएचओ की हेल्प के लिए एडिशनल और डिप्टी सीएमएचओ होंगे, और डिप्टी सीएमएचओ भी प्रोजेक्ट वाइज होंगे, ठीक है ना। सीएमएचओ तो एक ही होगा, बट ये डिप्टी सीएमएचओ अलग अलग होंगे। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन के लिए अलग होगा, मलेरिया, पब्लिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, एड्स, इनके लिए अलग अलग ये सीएमएचओ होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाता है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एक अलग पोस्ट क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं पीएमओ, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर वैसे तो सीएमएचओ के अंडर काम करता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में पूरे में वो देख रहा है
बट उसी के इक्विवेलेंट होता है, सैलरी वगैरह सेम होती है। बट वो अर्बन एरियाज़ में जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, सब डिविजनल हॉस्पिटल हुआ, उनको वो देखेगा, उनका इंचार्ज वो होगा और अल्टीमेटली वो CMHO को इन्फॉर्म करेगा। और जो CMHO और डिप्टी CMHO है, CMO है, वो क्या करेंगे, वो रूरल एरियाज़ की हेल्थ सर्विसेज को देखेंगे, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ये जो आ जाते हैं अपना सब सेंटर और PHC, उन सबको वो डिप्टी CMHO वगैरह देखेंगे और अल्टीमेटली वो इन्फॉर्म करेंगे CMHO को, ठीक है ना, पूरा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये हो गया एक जनरल अवेयरनेस इस प्रोग्राम की। अभी आगे हम और बढ़ेंगे, जिसमें हम प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवर करते हैं, बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और PHC के माध्यम से। उनके बारे में भी डिटेल हम करेंगे एक किसी दिन, फिर एक क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो इस अगर इतना क्वेश्चन आता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, तो पूरे में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम पूरा बता देते हैं, है ना। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें तो हम PHC, CHC और सब सेंटर के माध्यम से हेल्थ सर्विस दे रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में किसके माध्यम से देंगे, MCW सेंटर, डिस्पेंसरीज, उनके माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट का सेटअप। ओके, थैंक यू।